हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, आज आपका टॉपिक है घटना चक्र का सेकंड चैप्टर की। ध्यान दीजिएगा, घटना चक्र का ये जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कंपनी द्वारा पारित अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात कंपनी द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो समय समय पर अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम की क्या विशेषताएं रही और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस चैप्टर से जिस बुक से वीडियो बन रहा है उस बुक का नाम है घटना चक्र का। ये पूरा वीडियो इस घटना चक्र पे ही आधारित है, यहीं से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर आप देखिए पहला करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई। मतलब यहाँ ये पूछ रहा है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत पहली बार भारतीयों को, ठीक है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन मतदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो वो अधिनियम था 1892 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यही थी कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो, लेकिन मतदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो। यहाँ विथ एक्सप्लेनेशन हम चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हम कर दिए कि ताकि हमको भी कुछ बूस्ट हो जाए, नॉलेज कराएं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, कुछ इजाफा किया। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। यही इसकी प्रमुख विशेषता थी। और ना ही 1892 के इस भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान थी विधान परिषद में, लेकिन विशेषताएं बस यही थी, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी वैसे सबको रट लगता है, लेकिन इसको हम समझना है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप 1906 बंगाल विभाजन 1906 में हुआ। बंगाल विभाजन के उपरांत तीन साल बाद 1909 में एक अधिनियम आया, जिस अधिनियम को लाने का श्रेय भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। इनके द्वारा जो अधिनियम दिया गया, उस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान कर दी गई थी। इस तरह से इसका बाबू आपका दोस्तों जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम की देन है वो अधिनियम है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में ही पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपका अगला क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। मतलब मुसलमान कैंडिडेट्स को, ठीक है, मुसलमान मतलब जो जनता होगी वही उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको वोट वही देगा। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिस अधिनियम की चर्चा हो रही है वो पूरे अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया अधिनियम में सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा, सड़ा हुआ अधिनियम कहा, और भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा जिस अधिनियम से नियम एवं कानून का समावेशन है वो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका आंसर ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। इस अधिनियम में ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी थी, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को लेकर एक साथ मिलाकर, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता रही। चलिए इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा आपका वो आंसर होगा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई।
सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम पूछा हुआ है, खैर हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सेट में भी बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन पूछ सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मॉरिस गेवियर थे। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, हमने अभी इसको समझा भी दिया है। कर रहा है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1937 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम समझा नहीं पाए लेकिन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, 1935 की जो भारत शासन अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता ये भी थी संघीय न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर, मतलब 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी, इसके हटाकर केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर देना, इसकी एक ये भी विशेषता रही। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम की देन है या किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता रही भारत में नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो सके। किस अधिनियम की यह विशेषता है कि भारत में नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस अधिनियम के द्वारा 1919 में पारित प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा 1919 में पारित प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। मतलब यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब पहला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की जो व्यवस्था कर दी गई थी वो कौन था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ही है, 5 बहुत जल्दी पहुँच गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। आपने इसको अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। कर रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रही। देख लेते हैं। कर रहा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, देखिए हम अभी क्या बोले हैं, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हो, ये 1919 का भारत शासन अधिनियम की देन है। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1935 की बात करेगा तो केंद्र में द्वैध शासन, 1919 की बात करेगा तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन बी कर रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये कथन गलत है क्योंकि ये 1909 का देन है। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए नए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 3 नंबर कर है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। हाँ ये सही है, 1 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। 2 नंबर कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम हमने अभी बता भी दिया है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी गई थी। इस तरह से इसका प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेगा तो 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात होगी, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं। कर है देखिए ध्यान दीजिएगा, 1919, 1909, 1935
ये अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया 3 ऐसे अधिनियम है जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन सेट के साथ साथ एग्जामों में भी देखे जा सकते हैं। 1909, 1935, 1919, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कर है, भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, किस अधिनियम की देन है? ठीक है। किस अधिनियम की यह देन है कि पहली बार विधान पालिका द्विसदनीय, जहां विधानसभा भी हो, विधान परिषद भी हो, अर्थात एक तरह से राज्य में हो गया, केंद्र में लोकसभा भी हो, राज्यसभा भी हो, अर्थात द्विसदनीय बनाई गई थी। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन जो बहुत ज़रूरी है। कर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद, ठीक है, और निचली सदन विधानसभा कहलाता था। यहाँ तक यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कर है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? अरे सेम क्वेश्चन है, बस दोहरा दिया है। जब भी द्विसदनीय व्यवस्था की बात करेगा, केंद्र की बात करेगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन 1935 में भी पहली बार, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था 6 प्रांतों में लागू हुई थी। उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 कर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, 1 मिनट विचार कर भी कीजिएगा। करे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को नहीं मताधिकार की संतुष्टि दी गई थी। नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक फैक्ट आपको समझना है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार की व्यवस्था 1935 का भारत शासन अधिनियम में पूरी तरह से दे दिया गया था, लेकिन आंशिक तौर पे 1919 में दिया गया था। ये कथन कर रहा है सभी तरह से, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ कर रहा है सभी तरह से महिलाओं को मताधिकार की संतुष्टि दी गई थी। नहीं, आंशिक रूप से, लेकिन पूर्णतः महिलाओं को मताधिकार का अधिकार 1935 में दिया गया था। कथन पहला गलत है। कथन दूसरा देखे, दूसरा कर रहे हैं, कथन दूसरा देखे क्या कर रहा है, करे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, ये कथन सही है। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत पूर्णतः मताधिकार देने की बात और दे भी दिया गया था महिलाओं को, साथ ही साथ विधानमंडल में सीट रिजर्व कर दिया गया। ये सही बात है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ऑप्शन दूसरा सही होगा, बाकी इसका पहला ऑप्शन सही नहीं है। अर्थात यहाँ जब जिस चैप्टर की 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन था जी, वो 10 था ना और 11, देखिए, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा केवल कथन दूसरा सही है, पहला कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, 1854 में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत हुई और सिविल सेवा पहली बार लंदन में हुआ, लंदन में ही होता आ रहा था। बाद में कालांतर में आगे चल के भारतीयों का यह कहना हो गया कि अब सिविल सेवा की जो शुरुआत होगी उसमें भारतीय भी शामिल लेंगे, उसमें भारत के भी लोग शामिल होगा और सिविल सेवा भारत में होनी चाहिए, ठीक है। कर है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। 1919 में कर जाएगा, लेकिन 1855 से पहले, मतलब 1919 से पहले इंग्लैंड में होती थी, लंदन में होती थी और सबसे अधिक प्रतिशत उन्हीं लोगों की होती थी। 1919 के बाद में हमारी संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। करें भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से ज़्यादा था। हाँ, ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत 1854 में लंदन में हुई थी और जिस अधिनियम के तहत भारत में होने के लिए प्रावधान ला दिया गया वो अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ बस ये 2-3 फैक्ट का आप याद रखिए रहिएगा।
बाकी अपने से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ही कर है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, 1919 के तहत पहली बार जो हुआ निर्वाचन 1926 में हुआ और अंतिम बार 1945 में हुआ। ये आपसे बस 2 डेट याद रखिएगा। अंतिम वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, अर्थात इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। एक मिनट, ए और सी दोनों, हाँ ए और सी दोनों होगा। कर है केंद्रीय विधानसभा का, एक मिनट कर है केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत होता है? हाँ 1926 और 1945। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, ए और सी होगा। हाँ तो ए और सी, हाँ ए और सी दिया हुआ है, ए और सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कर है वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था और पहली बार 1926 में हुआ था। आगे बात कर अगले क्वेश्चन की, लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ दें कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधायिका का निर्वाचन हुआ, तो 1919 के तहत, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हुआ जी, एक मिनट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा। हम अभी आपसे क्या बोले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 3 अधिनियम, 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का गुलामी का घोषणा पत्र या सबसे अधिक संविधान का स्रोत 1935, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी वो 1935 के तहत की गई थी। और वर्तमान में अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते कर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया? ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या बोला, जब गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 और साइमन कमीशन की असफलता के बाद जिस अधिनियम की नींव पड़ी, उस अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता कहा गया, सड़ा गला अधिनियम कहा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा। ये अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करें, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है, अर्थात किस अधिनियम की देन है? ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर आपसे सिंगल पूछ दे समवर्ती सूची किसकी देन है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें यह भी कह दिया गया था, जो सब्जेक्ट, जो विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, जो विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है, जो विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, अर्थात इन तीनों में जो विषय शामिल नहीं है, उस विषय को बोलेंगे अपशिष्ट। क्या बोलेंगे? अपशिष्ट विषय बोलेंगे। और अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था और वर्तमान में संसद को दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, भारतीय संविधान के तहत अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से सभी। क्या मारेगा ऑप्शन में? संसद। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और जो विषय बच गए थे, जिसको बोलते अपशिष्ट विषय, उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, संसद को नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन
निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। मतलब इनमें से वह कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिस अधिनियम में इसमें जो कौन सा भारत अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं है। करें इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, अब देखिए ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के देन है 1935 का, ये कथन सही है। करें अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, गलत। अवशिष्ट विषय दोस्तों गवर्नर जनरल को दिया गया था, यहाँ बात कर रहा है विधायिकाओं को दिया गया था, यही तो गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्विवेद शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही किया। अरे हम भी तो बोले 1935 में केंद्र में द्विवेद शासन की शुरुआत हुई, प्रांत में हटा दिया गया, एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का श्रेय दिया गया और उसमें प्रधान ये भी कर दिया गया अवशिष्ट शक्तियों को विधायिकाओं को गवर्नर जनरल को दे दिया गया, इसको नहीं दिया गया था। इस तरह से आपका जो यहाँ आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब कथन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। करें एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विवेद शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अरे कुछ नहीं है 1935 होगा, सही है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जो है वो बता दिए पहले ही हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, 1935 होगा, अभी तो बोलबे किए बार बार अखिल भारतीय महासंघ 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, यही तो अभी बोले हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान 1935 में किया गया था और जो सब्जेक्ट बच गया उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अव्यय नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान था ही नहीं जी। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये सही था। एक संघ की योजना, अभी बताएं अखिल भारतीय महासंघ, ये सही है, ये भी सही है। विधान करे कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो गया, जो ऑप्शन ए नहीं है हो गया। देश के लिए लिखित संविधान, इसकी देन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को मिली आज़ादी, ये गलत है भाई साहब, आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी मिली थी 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। अर्थात एक तरह से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ, भारतीय संविधान के अधिकांश स्रोत 1935 से ही लिया गया है। ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन ए गलत था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और सबसे अंतिम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, अर्थात म्यांमार भारत से अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हो गया 1937 में। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।